हे गाइस, दिस इज मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। तो हम लोग इस चैनल में केमिस्ट्री एंड फार्मा रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन करते रहते। तो आज एक बार फिर से फार्मा रिलेटेड टॉपिक की डिस्कशन होगा, जिसका हेडिंग है सब्जेक्ट यू में सिलेक्ट ड्यूरिंग नाइपर जेईई काउंसलिंग। तो सबको पता है नाइपर जेईई काउंसलिंग आने वाला है। तो काउंसलिंग में जो भी लोग अटेंड करने जा रहे हो, वहाँ पे जितना भी सब्जेक्ट रहेगा, मेरा ऐसा मानना है आपको उन सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रहना जरूरी है। और कुछ सब्जेक्ट होता है जो बी फार्मा में हमको मिल जाता है, तो उनके बारे में हमको पता रहता है। बट कुछ सब्जेक्ट होता है जो नॉन कोर होता है, जिसके बारे में हमको पता नहीं रहता है। तो इस वीडियो में जो दो सब्जेक्ट है वो भी इस तरह के ही है। एक है फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स, दूसरा है रेगुलेटरी अफेयर्स। तो इसमें से एक सब्जेक्ट पूरा इंडिया में फर्स्ट नाइपर में आ रहा है और दूसरा सब्जेक्ट पहले से ही था, बट इनके बारे में बी फार्मा का स्टूडेंट को ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, ताकि इस दोनों सब्जेक्ट के बारे में आपको डिटेल्स एक थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो सबसे पहले फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पे जो डिग्री प्रोवाइड किया जाता है वो होता है एमएस फार्म। और ये कौन सा नाइपर में है? नाइपर हैदराबाद, नाइपर कोलकाता एंड नाइपर मोहाली में है। हैदराबाद में कितना सीट है? 9 सीट है इसका। कोलकाता में है 7 सीट एंड मोहाली में 19 सीट है। तो ऑल टोटल 35 सीट हो गए, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा है 35। तो इनमें आप में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली इस सब्जेक्ट को लेके कंटिन्यू करने जा रहे हो। तो देखो क्वालिफिकेशन क्या हो गया। हालांकि हम लोग को क्वालिफिकेशन सबको पता रहता है, बट मुझे ये बोलना जरूरी है क्योंकि जो भी एमएस का डिग्री होता है ना, वहाँ पे बी फार्म के अलावा दूसरा लोग भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये बोलना जरूरी है। तो बी फार्म हो गया, उसके बाद बीटेक बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया। एमएससी अगर कोई किसी ने किया ना, तो कौन सा सब्जेक्ट से करने से आ सकते हैं? ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो इनमें से आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हो और आपको 60% मार्क है या फिर 6.75 सीजीपीए है, तो उसके बाद आप जीपेट, गेट या फिर नेट एग्जाम देना पड़ेगा, नेशनल लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो भी इनमें से एक कोई भी अब क्वालिफाई कर गया तो आप नाइपर जेईई में बैठने को मिलेगा। नाइपर जेईई नाइपर खुद कंडक्ट कराता है और इसका जो फाइनल ऑल इंडिया रैंक का स्क्रीन होगा, तो उसकी में अगर आपको सीट मिल जाए तो आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। तो देखो, ये सब तो हो गया जो ऑफिशियल वहाँ पे ब्रोशर में दिया हुआ है, वहाँ से ही लिया गया इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली होता क्या है? देखो, इस सब्जेक्ट को आप एक केमो इन्फॉर्मेटिक्स का ब्रांच बोल सकते हो। और यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाता है, मैं चीज़ें को बोल दूंगा, कहीं पे लिखूंगा नहीं, आप सिर्फ सुन लेना अच्छे से। देखो, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स में दूसरा जो भी डिपार्टमेंट होता है ना, वहाँ से डेटा कलेक्ट करता है। वो लोग कलेक्ट करके उसके बाद उस डेटा को ना कंप्यूटराइज, काफ़ी सॉफ्टवेयर का इन लोगों का काम होता है। सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा नॉलेज रहता है, इनको सिखाया भी जाता है। तो उस सॉफ्टवेयर में डाटा इनपुट करने के बाद ना कुछ प्रिडिक्ट करने का ट्राई करता है। देखो, कोई भी एक मेडिसिन हो गया, वो ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद जो आउटपुट देगा वो तो ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद देगा ही, मगर उसको बॉडी में देने से पहले ही अगर कंप्यूटराइज कुछ सिस्टम से कुछ प्रेडिक्ट कर पाए तो वो रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो हेल्प हो जाता है, ताकि ह्यूमन बॉडी में जाने से पहले ही सब कुछ हमें कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इसके लिए इसमें बेसिकली दो चीज़ें वो लोग देखते हैं जो कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर में करना पड़ता है उनको। एक होता है वर्चुअल स्क्रीनिंग। तो वर्चुअल स्क्रीनिंग क्या होता है? सपोज एक टैबलेट है, नया टैबलेट है, तो वो जिस भी काम के लिए बनाया है, तो उसको अगर आप खाने के बाद वो काम किस तरह से होगा और उसका जो भी आउटपुट होगा वो किस तरह से होगा, वो कंप्यूटर्स में वो लोग सॉफ्टवेयर में डिटरमाइन करने की ट्राई करते हैं। देखो, अगर बॉडी में जाने के बाद सपोज प्रोटीन बाइंडिंग कितना होगा, या फिर उसका इलिमिनेशन प्रोसेस कैसा होगा, कितना इलिमिनेट होगा, हाफ लाइफ कितना होगा, ये सब चीज़ें जो भी सॉफ्टवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर के हेल्प से वो लोग प्रेडिक्ट करने की ट्राई करते हैं। और एक स्टूडेंट है नाइपर कोलकाता में, जिसके साथ मैं इस सब्जेक्ट के रिलेटेड थोड़ा बात कर लिया था। तो उनका जो कहना था ना, थियोरेटिकल जो भी सब्जेक्ट रहता है वो तो रहता है, उसके अलावा थियोरेटिकल सब्जेक्ट के अलावा ना ज़्यादातर जो यूज होता है वो सॉफ्टवेयर बेस होता है। सॉफ्टवेयर बेस होता है ताकि आप उस सॉफ्टवेयर के हेल्प से ना उसका न्यूरो इन्फॉर्मेटिक्स वो सब भी कलेक्ट कर सकते हो। न्यूरो इन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली क्या हो जाता है, जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन के सराउंडिंग में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, बीबीबी, वो सबको पता है। तो उस ब्लड ब्रेन बैरियर को प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है। तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर अगर किसी ड्रग क्रॉस कर रहा है या फिर क्रॉस करना चाहिए और कितना अमाउंट में करना चाहिए, तो वो सब चीज़ें सॉफ्टवेयर के हेल्प से पहले ही वो लोग प्रिडिक्ट करने का ट्राई करते हैं। हालांकि किस तरह से क्या करता है वो तो अगर आप इस सब्जेक्ट में आओगे तो उनको आपको पता लग जाएगा। तो मैं बस एक
बेसिक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप इसके बारे में थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किस तरह से क्या होगा क्या नहीं। तो उसके बाद मैंने उस स्टूडेंट से थोड़ा बहुत जॉब रिलेटेड बातें पूछ लिया था कि प्लेस कहाँ होता है क्या नहीं। तो उनका जो कहना था ज़्यादातर प्लेस इंडस्ट्री में ही होता है। तो इंडस्ट्री में कहाँ होता है, इंडस्ट्री में आपको अगर पता रहेगा ना डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। तो वहाँ पे डाटाबेस मैनेजमेंट बोल के एक पोर्शन होता है। तो वो डाटाबेस मैनेजमेंट का काम करता है और मोलिकुलर बायोलॉजी टाइप ऑफ काम भी करता है। और जो R&D सेक्टर होता है वहाँ पे सॉफ्टवेयर हैंडलिंग के लिए ये लोग को हायर किया जाता है, क्योंकि ये लोग काफ़ी सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट बोल सकते हो आप। सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट होता है, प्लस जो भी आप डेटा कलेक्ट करते हो ना उसका एडवांस स्टेटिस्टिकल प्रोसेस भी उन लोगों को डिटेल्स में पता रहता है। तो ये सब हो गया इस सब्जेक्ट को रिलेटेड थोड़ा बहुत बातें। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हैदराबाद में तो इस बार नया है, कलकत्ता या फिर मोहाली का किसी एक्स स्टूडेंट को आप पकड़ लो या फिर कांटेक्ट में है तो उनसे आप इसका डिटेल्स जो इन्फॉर्मेशन होता है ना आप उनसे ये सब इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। And I really want to thanks Praveen Impal, who is doing MS from Naipar, Kolkata. He give me some information regarding pharmacoinformatics, this subject. So let's discuss about regulatory affairs. तो आज का जो सेकंड सब्जेक्ट है ना, जो कि ये पूरा इंडिया में फर्स्ट टाइम नाइपर में होने जा रहा है, वो भी नाइपर हैदराबाद में, ठीक है ना। और इसमें सिर्फ 9 सीट है। सबसे पहले डिग्री बोल दूंगा। डिग्री जो प्रोवाइड किया जाता है वो होता है MS फॉर्म। इसमें सिर्फ 9 सीट है, तो उनमें से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। EWS के लिए 1 सीट गया, SC के लिए 1 सीट जाएगा एंड ST के लिए भी 1 सीट जाएगा। OBC NCL के लिए 2 सीट रिजर्वेशन में गया। तो आफ्टर ऑल UR के लिए अनरिजर्व के लिए सिर्फ 4 ही सीट रह जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी कंपटीशन होगा इस सब्जेक्ट को लेने के लिए। और इस सब्जेक्ट के बारे में जब मैं आपको थोड़ा बहुत बोल दूंगा तब आपको इसमें इंटरेस्ट आ सकता है, क्योंकि देखो ये सबसे इंडिया में फर्स्ट टाइम नाइपर में होने जा रहा है। तो मेरा कोई दोस्त इसमें पहले से रहेगा ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया कि क्या है क्या नहीं, ताकि थोड़ा बहुत कुछ आपको बोल पाऊँ। तो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर ऐसा टाइम मैंने स्पेंड किया इसके लिए। तो मैं आपके लिए एफर्ट दे रहा हूँ। तो आपको भी वीडियो को लाइक करके ना, लाइक कमेंट करके आपको भी आपका रेस्पॉन्स दिखाना होता है, ठीक है ना। तो देखो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, B.Pharm चाहिए या फिर B.Tech या फिर BE अगर आपने किए हो ना तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट, इसमें से किसी भी सब्जेक्ट से और रह गए। MBBS, BDS, BBSc या फिर अगर आप MSc भी किए हो ना, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, फार्माकोलॉजी या फिर टॉक्सिकोलॉजी, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में MSc किए हो तब भी यहाँ पे जितना भी सब्जेक्ट है 60% मार्क्स चाहिए या फिर 6.75 CGPA। उसके बाद हो गया GPAT, गेट एंड नेट, उसके बाद नाइपर JEE। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि उसमें लिखा ही हुआ है, जो भी आपका मिल जाता है ब्रोक्योर उसमें लिखा हुआ है। बट देखो ओरिजिनल में रेगुलेटरी अफेयर्स क्या होता है उसका एक रफ आइडिया आपको मैं दे दूंगा। देखो सपोज कोई भी एक इंडस्ट्री DRL ले लो, ठीक है ना, डॉक्टर रेड्डीज लैब, मैंने DRL ले लिया एज एग्जांपल। DRL को वहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी ड्रग हो गया कुछ भी वहाँ पे बनाने के लिए गवर्नमेंट से बहुत सारे परमिशन लेना पड़ता है। गवर्नमेंट का बहुत सारे प्रोटोकॉल होता है जो वो लोग फॉलो करना होता है, और बहुत सारे परमिशन होने के बाद ही वो लोग ड्रग मतलब प्रोडक्शन कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। तो देखो ये सब काम कौन करेगा, जो प्रोडक्शन के लोग है वो तो उसमें है, R&D का लोग तो उधर बिजी है, और जो भी अदर लोग है वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं। बट ये सब काम करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड। तो ये काम करेगा रेगुलेटरी अफेयर्स के लोग। पहले ये काम कोई दूसरा लोग भी करता था फार्मा के अलावा, बट अभी ये सब काम के लिए फार्मा फील्ड से होना ज़्यादा प्रिफर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट से होगे तो आपका मेन काम ही होगा ये सब, कि जो भी गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है वो टाइम टाइम चेंज होता रहता है, तो उसको मेंटेन भी करना होगा। तो जितना भी लीगल मतलब डॉक्यूमेंट्री काम हो गया सब कुछ आपको ही रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट को ही करना है। और अगर इन केस DRL ने ऐसा कुछ ड्रग बनाया जिसको उनको पेटेंट करना है तो उनके लिए भी जो प्रोसेस है वो भी ये लोग ही करेगा। हालांकि उनके आपको अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में पता होगा तो पेटेंट के लिए जो ये सब ऑफिशियल काम
करता है ना, उसमें किसी एक बंदा का हेल्प लिया जाता है जिनको बोलता है पेटेंट अटॉर्नी, तो वो अलग बात है। बट रेगुलेटरी अफेयर्स का काम भी ये सब ही है। और उसके बाद सपोज डीआरएल को जो मेडिसिन बनाया, उन्होंने ये मेडिसिन यूएसए में सेल करने जा रहे हैं, तो यूएसए के लिए देखो, हर कंट्री के लिए एक रेगुलेटरी एजेंसी या फिर रेगुलेटरी बॉडी होता है जो कि उस कंट्री में कोई भी बाहर से अगर मेडिसिन सेल करना है या फिर उस कंट्री का मेडिसिन रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो लोग उसको टेकन केयर करते हैं, ठीक है ना। तो यूएसए के लिए जो बॉडी है वो है यूएसएफडीए। तो अगर डीआरएल को यूएसए में मेडिसिन सेल करना है तो यूएसएफडीए का जो भी मतलब रेगुलेटरी प्रोसेस है वो पास करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब काम जो करेगा ना, ये रेगुलेटरी अफेयर्स जो डीआरएल ने हायर करेगा, जो भी रेगुलेटरी अफेयर्स का लोग होगा, तो वो लोग इस काम को मतलब हैंडल करेगा। तो आप एक तरह से ऐसा बोल सकते हो कि ये दोनों इंडस्ट्री या फिर किसी दूसरा कंट्री का रेगुलेटरी एजेंसी या फिर रेगुलेटरी बॉडी के बीच में एक ब्रिज जैसा काम करेगा। क्योंकि बिना रेगुलेटरी अफेयर्स ना, चाहे आप जितना भी प्रोडक्ट कर लो, अगर वहाँ का रेगुलेटरी बॉडी का आप क्राइटेरिया प्रोटोकॉल पास नहीं किया तो आप वहाँ पे ड्रग सेल नहीं कर पाओगे। तो इट इज़ काइंड ऑफ इंडोर जॉब बोल सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर काम आपको बस कंप्यूटराइज होगा या फिर जो भी मतलब लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह संभालना, वो सब ही काम होगा। तो मुझे तो इस सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था। बाकी आप और डिटेल्स देख लेना कि क्या है क्या नहीं, अगर आपको इस सब्जेक्ट में जाना है, ठीक है ना। एंड हाँ, अगर दूसरा जो भी नॉन कोर सब्जेक्ट है, ऑलरेडी 6 सब्जेक्ट के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है। मेडिकल डिवाइस हो गया, पीटीपीसी, पीटीएफ एंड पीटीबीटी, और उसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट हो गया एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन हो गया। सब 6 सब्जेक्ट के बारे में बना दिया। आज 2 सब्जेक्ट हो गया। आप वो सब चैनल में जाके देख लो, क्योंकि काउंसलिंग से पहले आपको उसका नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। किसको क्या सब्जेक्ट मिलने वाला है वो आप बोल नहीं सकते, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीट काफ़ी कम है, ठीक है ना। और कुछ भी और नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट सही होगा ना कल के लिए, आप ईमेल करके मुझे बोल दो। और मेरा ईमेल आईडी अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है चैनल का, आप ईमेल करके बोल दो, मैं कल सुबह तक वो बना के अपलोड कर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक।